नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज का हमारा वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 12th एग्रोनॉमी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, अधिकतर तो पीछे बुक में अवसद वाले क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। चाहे आप जेट का एग्जाम उठा के देखो, चाहे आईसीआर का उठा के देखो, चाहे बीएचयू का देखो या कृषि पर्यवेक्षक का देखो, एक न एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता ही आता है। तो 11th एग्रीकल्चर के मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करवा चुका हूं, जिसमें हमने एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन सोल्व किए थे। और आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग आज हम बात करेंगे 12th एग्रोनॉमी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। साथ में कुछ गलतियां दे रखी थी, उनको भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इस वीडियो से आपको पता लगेगा कि आप कितने गहरे पानी में हो। आपको क्या करना है, एक खाली पेज लेना है, उसमें एक तरफ आपको 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग करनी है क्वेश्चन की। एक तरफ आपको अपना आंसर लिखना है और एक तरफ जो वीडियो में आंसर बताया जाएगा वो आपको लिखना है। एंड में आपको चेक करना है कि आपके टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही निकले हैं। भाई आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी अच्छे तरीके से, लेकिन अगर आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो, वहां तक आपकी तैयारी अधूरी रहती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप जब एग्जाम की तैयारी करो तो एनसीईआरटी को साथ में लेकर जरूर चले। अब जो आज का वीडियो है, इसमें एनसीईआरटी के अंदर आपके एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान के 6 चैप्टर हैं और 6 चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे सारे के सारे आज के वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखे, और हाँ, अपना पूरा फोकस इस वीडियो में बनाए रखना स्टार्टिंग से एंड तक। इतनी गारंटी देता हूं, एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा और कई सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है या किस भाषा से लिया गया है। एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा चुका हूं। ऑप्शन है ग्रीक, जर्मन, भारतीय या फिर अंग्रेज। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो देखो, एग्रोनॉमी जो शब्द है इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, एग्रोनॉमी। अब मैंने आपको बताया था कि जिस भी शब्द के पीछे क्या लगेगा, नोमी लगता है या लॉजी लगता है, वो आपका कौन सा वर्ड होता है? तो ग्रीक वर्ड होता है। इसके अलावा जिस भी शब्द के पीछे क्या लगता है, कल्चर लगता है। क्या लगता है? कल्चर। वो आपका कौन सा वर्ड होता है? लैटिन वर्ड होता है। अब कहानी को ध्यान से समझना, यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक शब्द हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, तो 12th एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर यहां पर ग्रीक नहीं लिखा हुआ, ऑप्शन में ही नहीं है ग्रीक। ऑप्शन में यहां पर लिखा हुआ है लैटिन। क्या लिखा हुआ है? लैटिन। बट ये लैटिन शब्द नहीं है। लैटिन तो जैसे हमारे क्या है, एग्रीकल्चर है। अच्छा, मैंने एग्रीकल्चर बोला है, कृषि नहीं बोला, कंफ्यूज मत होना। अगर मैं बात करूं किसकी, कृषि की, तो कृषि आपका कौन सा शब्द हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। जबकि मैं बात करूं यहां पर किसकी, एग्रीकल्चर की, पर्टिकुलर एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। देखो पीछे कल्चर लग रहा है, तो ये हमारा लैटिन वर्ड हो जाएगा। तो देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में अलग अलग है, अच्छे से याद रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक है। अब जो सॉइल फर्टिलिटी है, इसको अफेक्ट करने वाले दो कारक होते हैं, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। एक प्राकृतिक कारक होते हैं और एक कृत्रिम कारक होते हैं, जो मैं आपको सॉइल साइंस के अंदर पढ़ा चुका हूं। कई सारे बच्चों को लगता है कि सर सॉइल साइंस काफी ज्यादा हार्ड है, लेकिन आप एक बार जो कैप्टन एग्रो पे वीडियोस डले हुए हैं सॉइल साइंस के, मृदा विज्ञान के, उनको देखना, आपको एक एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो वहां से क्वेश्चन लिया गया है, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पैतृक पदार्थ हैं, या जलाक्रांति हैं, या मृदा पीएच है, या फिर मृदा जुताई का ढंग है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा पैतृक पदार्थ। पेरेंट मटेरियल जो है मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक कारक है। इसके अलावा जलाक्रांति, मृदा पीएच और मृदा जुताई का ढंग, ये आपके कृत्रिम कारक है। ये कौन से कारक है? तो कृत्रिम कारक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है,
मृदा उत्पादकता, देखो एक तो सॉइल फर्टिलिटी होती है, एक सॉइल प्रोडक्टिविटी होती है, दोनों में से किसी एक से क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं जो सॉइल प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। अब मैंने सॉइल साइंस के अंदर आपको मृदा उत्पादकता के कारक बताए थे, उसमें हमने ना तो प्राकृतिक देखे थे और ना ही कृत्रिम देखे थे, डायरेक्ट कारक देखे थे। तो कौन सा कारक है जो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करता है? मृदा उर्वरता है, या मृदा की भौतिक दशा है, या मृदा की स्थिति है, या फिर तीनों ही है? उपरोक्त सभी। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो जो सॉइल प्रोडक्टिविटी होती है इसको प्रभावित करने वाले कारक, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तीनों ही कारक क्या करते हैं? सॉइल प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा डिमांड है या अन्य कारक भी है जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आता है, निम्न में से कौन सा वृक्ष, अब बच्चों ध्यान से क्वेश्चन को समझना, आपको आता है फिर भी आंसर गलत जाता है, इसका रीजन क्या है इस क्वेश्चन से समझ में आएगा। समझो, निम्न में से कौन सा वृक्ष रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है जो वायु सरण को रोकने में सहायक है, जो सॉइल इरोजन को रोकता है, मृदा सरण को रोकता है? ऑप्शन है खेजड़ी, सेवण घास, या अंजन घास, या न्यूटन्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? खेजड़ी होगा। लेकिन कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर जो सेवण घास हैं और जो अंजन घास हैं ये भी क्या करते हैं? रेगिस्तान के अंदर मृदा सरण को रोकते हैं। लेकिन बालक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए हमेशा एग्जाम में, यही तो गलती हम करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अरे सीधा सीधा आपसे वो पूछ रहा है वृक्ष, ट्री के बारे में आपसे पूछ रहा है, पेड़। अगर यहाँ पर घास लिखा हुआ होता तो आपका आंसर सेवण और अंजन घास हो जाता, बट यहाँ पर पेड़ लिखा हुआ है, वृक्ष लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेजड़ी हो जाएगा, जो मृदा सरण को रोकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आधार बीज का स्रोत है। आधार बीज कौन से बीज से प्राप्त किया जाता है? अब सीड वाला चैप्टर भी हमने पढ़ रखा है, फिर भी कोई डाउट हो तो बताना, नए तरीके से पढ़ा दिया जाएगा। केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, प्रमाणित बीज, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा राइट आंसर? आधार बीज का स्रोत क्या है? आधार बीज किससे प्राप्त किया जाता है? तो आधार बीज प्रजनक बीज से प्राप्त किया जाता है, और आधार बीज के थैलों पर सफेद रंग के टैग लगे होते हैं, जैसे आधार कार्ड होता है ना सफेद रंग का, वैसे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रमाणित बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है? अब आपसे पूछा जा रहा है प्रमाणित बीज पर किस रंग का टैग लगा हुआ होता है। एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, पीले रंग का, सफेद रंग का, नीले रंग का, या काले रंग का। अब यहां पर चारों ऑप्शन के आंसर आपको देने। चलिए राइट आंसर की बात करते हैं। राइट आंसर क्या होगा? नीले रंग का टैग लगा हुआ होता है, किस पे? प्रमाणित बीजों पर। इसके अलावा सफेद हमने देखा है किस पर लगा हुआ होता है? आधार बीजों पर। और यहां पर आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि पीला रंग का टैग, या फिर बालक कंफ्यूज मत होना, या फिर सुनहरे रंग का टैग कौन से बीज पर लगा हुआ होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया? अब इस चैप्टर की कहानी मैं आपको बताता हूं। लॉकडाउन में जिन बच्चों ने 12th क्लास को पास किया है उनको दिक्कत है। दिक्कत कैसे है? क्योंकि लॉकडाउन में इस चैप्टर को हटा दिया गया था और बच्चों ने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका एग्जाम जेट का हो, आईसीआर का हो, बीएचयू का, यूपी के टेट का, एमपी पेट का, सीजी पेट का, कृषि पर्यवेक्षक, आईबीपीएस, एएफओ, किसी का भी हो। लेकिन यहां इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? हार्वर्ड ने किया था, या फिर पार्सन ने किया था, या नॉर्थ बॉर्न ने किया था, या वेलफोर ने किया? राइट आंसर क्या होगा? नॉर्थ बॉर्न ने किया था। लॉर्ड वाल्टर नॉर्थ बॉर्न इनका पूरा नाम है। इन्होंने सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया था? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती में उपयोग लिया जाता है। जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उसमें किसका प्रयोग करते हैं? क्या जीवाश्म खाद हम डालते हैं, या रासायनिक उर्वरक हम डालते हैं, या शाकनाशी हम डालते हैं, या कीटनाशी हम डालते हैं? देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये होता है कि बिना रसायनों के खेती करना। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो रसायन है, शाकनाशी है, कीटनाशी है, इनमें तो केमिकल हैं।
बट यहां पर जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जीवाश्म खाद को काम में लिया जाता है किसके अंदर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। देखो वैसे तो मैं चारों ऑप्शनों के साथ आपको बिल्कुल डिटेल में इनको बता सकता हूं, बट जहां ये वीडियो 1 घंटे का होने वाला है वहां 3-4 घंटे का हो जाएगा, इसीलिए आप डायरेक्ट आंसर याद करें और जो इंपॉर्टेंट है उनका मैं आपको साथ में बताते हुए चलूंगा। और खुद भी एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से एक एक लाइन को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, एनसीईआरटी से बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोबर की खाद में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। बात कर रहे हैं किसकी, फार्म यार्ड मैन्योर या गोबर की जो खाद होती है, इसमें एनपीके आपने पढ़ा होगा, तो यहां पर नाइट्रोजन या नत्रजन की मात्रा आपसे पूछी जा रही है। राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। 0.5, 0.75, 0.25 या 1%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कितना पाया जाता है, तो याद रखोगे 0.5%। इसके अलावा जैसे कि हम बात करें फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस 0.25%। इसके अलावा पोटेशियम की बात करूं तो पोटेशियम पाया जाता है 0.3 से 0.5%। ये रेशियो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप अब तक 9 के 9 क्वेश्चन के आंसर सही निकले होंगे आप लोगों के। पूरी ईमानदारी के साथ एक पेज लेना, उसमें नोट करना, फिर एंड में मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ सर मेरे टोटल क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन के आंसर सही निकले हैं। अरे सपोज करो कि आपके कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम हो रहा है और इसमें जो क्वेश्चन है डायरेक्ट कृषि पर्यवेक्षक के हैं। अब आप आंसर दीजिए, आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही निकलते हैं। वहां कोई ऐसे वैसे क्वेश्चंस थोड़ी आएंगे, वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 11th-12th से ही उठाए जाते हैं। उन क्वेश्चन का सही आंसर देने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है, हरी खाद के लिए ढेंचे की प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं। अब हरी खाद बनाने के लिए जो सबसे उपयुक्त फसल है वो ढेंचा है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे प्रमुख फसलों की मैं बात कर रहा हूं। ऑप्शन है 60 से 80 केजी लेंगे, या 40 से 50 केजी लेते हैं, या फिर 90 से 100 केजी लेते हैं, या फिर 100 से 120 केजी लेते हैं। क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 60 से 80 केजी बीज दर लेंगे। किसके लिए, हरी खाद के लिए। 45 दिन बाद हम क्या करेंगे, इसको मिट्टी में अच्छे तरीके से उलट पलट कर दबा देते हैं, ये होती है हरी खाद। तो याद रखोगे कितनी बीज दर लेंगे, 60 से 80 केजी। किताब में मेरे हिसाब से यहाँ 80 से 100 लिखा हुआ है, बट इसका जो राइट आंसर है वो मैंने आपको बता दिया कितना है, 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म खाद से मृदा की कौन सी अवस्था पर प्रभाव पड़ता है। जो जीवाश्म खाद हम डालते हैं इससे कौन सी अवस्था पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है, क्या जैविक अवस्था पर प्रभाव पड़ता है, या रासायनिक अवस्था पर प्रभाव पड़ता है, या भौतिक अवस्था पर प्रभाव पड़ता है, या उपरोक्त सभी पर प्रभाव पड़ता है। तो याद रखना, जो जीवाश्म खाद है ये इन तीनों अवस्थाओं को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कितने प्रतिशत मृदाओं में जस्ते की कमी पाई जाती है, जिंक की कमी पाई जाती है। इससे धान में एक रोग होता है, धान में जो रोग होता है ये कई बार पूछा गया है, कौन सा रोग होता है, तो खेरा रोग होता है। तो यहां पर पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत कमी पाई जाती है, 47%, 12%, 64% या 58%। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 47%। इसके अलावा मैं बात करूं लोहा तत्व की, तो 11.5% किसकी, लोहा तत्व की कमी पाई जाती है। इसके अलावा मैं बात करूं तांबा, तो तांबे की कितनी, 4% कमी पाई जाती है। यह आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, चने के बीजों को कौन से जैव उर्वरक से उपचारित करते हैं। चना, साइसर एरेटिनम की बात चल रही है। चने भी दो प्रकार के होते हैं, हर वीडियो में बताता हूं। एक तो होता है देसी चना बालक, और एक होता है काबुली चना। देसी चना भूरा होता है और काबुली चने आपने छोले भटूरे के अंदर खाए होंगे सफेद कलर के, उसका साइंटिफिक नेम अलग होता है, उसका होता है साइसर काबुलियम, और इस नॉर्मल चने का होता है साइसर एरेटिनम। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि उपचारित किससे करेंगे, भाई उपचारित क्यों करते हैं, ताकि फफूंद जनित रोग वगैरह ना लगे, या कुछ कीट जो होते हैं, कुछ कीड़े जो जमीन के बीज को खा जाते हैं वो नहीं खा सके, इसलिए बीजों को उपचारित किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, राइजोबियम होगा, एजेटोबैक्टर होगा, या एजोला होगा,
या एजोस्पेरेलियम होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइजोबियम हो जाएगा। हम राइजोबियम के द्वारा क्या करते हैं? चने के बीजों को उपचारित करते हैं। इसके अलावा एजिटोबैक्टर, एजोस्पेरेलियम और एजोला, एजोला आपने देखा होगा धान में प्रयोग करते हैं। बाकी ये नॉन पल्स क्रॉप, कहने का मतलब है गैर दलहनी फसलों के लिए। किसके लिए? गैर दलहनी फसलों के लिए। दलहनी फसलों के लिए राइजोबियम काम लेते हैं। इसके अलावा जैसे कि एजिटोबैक्टर की बात करें तो गेहूं वगैरह के अंदर हम इसको काम में लेते हैं, जो गैर दलहनी फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है एपिकार्निया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना, स्टार लगा लेना। एपिकार्निया का उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है? ऑप्शन है गेहूं, मक्का, धान या गन्ना। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा गन्ना। अब हम समझते हैं कि सर एपिकार्निया क्या है। तो एपिकार्निया एक परजीवी कीट है जो किसको कंट्रोल करता है? पायरिला को नियंत्रित करता है। जो पायरिला कीट लगता है गन्ने के अंदर, सुगर केन सेकेरम ऑफिसिनेरम, उसको नियंत्रित करने के लिए हम किसको काम में लेते हैं? तो एपिकार्निया को काम में लेते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है एजोला का उपयोग कौन सी फसल में करते हैं? अब इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं जस्ट यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दे चुका हूं। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन देखो, गेहूं है, जौ है, मक्का है, धान है। राइट आंसर होगा क्या? धान हो जाएगा। और आइजा सेटाइवा के अंदर हम क्या करते हैं? एजोला का प्रयोग करते हैं। एजोला क्या करता है? इसके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, धान के उत्पादन को बढ़ा देता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? अब ये क्वेश्चन भी आपके किससे लिया गया है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले चैप्टर से लिया गया है। किससे? ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्थ बॉर्न ने किया था। इसके अलावा बायोडायनेमिक खेती की जो विचारधारा है ये किसने प्रस्तुत की थी? क्या ये रॉडेल फैमिली ने की थी, या डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर ने की थी, या हंस मुलर ने की थी, या लेडी एवं वेलफोर ने की थी? ये सारे के सारे नाम ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित हैं। अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है अच्छे से पढ़ लेना, और अगर कैप्टन एग्रो में पढ़ना है तो कमेंट कर देना, डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखो, जो बायोडायनेमिक खेती है इसकी विचारधारा सर्वप्रथम डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर ने दी थी। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हार्वर्ड नाम की जो वैज्ञानिक हैं, हार्वर्ड, उन्होंने सर्वप्रथम जैविक खेती के लिए सिद्धांत दिए थे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्र दक्षिणायन अवस्था में कौन सी फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है? अब आपको पता होना चाहिए कि चंद्र दक्षिणायन क्या होता है। ऑप्शन है फूल, चारा, अनाज या कंद। तो मैं आपको बता दूं, जो चंद्र दक्षिणायन जो अवस्था होती है, इस अवस्था में जो चंद्र है दक्षिण दिशा में होता है, तो याद रखना ये कंदीय फसलों के लिए लाभकारी होता है, क्योंकि डायरेक्ट इसकी जो शक्ति है, क्या है इसकी जो शक्ति है डायरेक्ट, ये कहाँ? जमीन के अंदर जो फसलें हैं उनमें पड़ती है, जिसकी वजह से इनकी गुणवत्ता में क्या होती है? सुधार होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंदीय सब्जियां हमारे पास हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जैविक नियंत्रण हेतु परभक्षी कीट हैं। जैविक नियंत्रण के लिए हम क्या करते हैं? परभक्षी कीट काम में लेते हैं जो दूसरे कीटों को खा जाता है। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, एग्जाम में स्टार लगा लेना, और उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा? ऑप्शन है काइसोपिडस, ट्राइकोगर्मा या ट्राइकोडर्मा या एनपीवी। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ट्राइकोगर्मा। अच्छा सर, एक और शब्द आता है ट्राइकोडर्मा, ये क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, ट्राइकोडर्मा एक तरीके की क्या है? फफूंद है, जबकि ट्राइकोगर्मा क्या है? जैविक नियंत्रण के लिए एक परभक्षी कीट। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में, रियो डी जेनेरियो में, या स्टॉकहोम में, या वाशिंगटन में? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रियो डी जेनेरियो। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है निम्नलिखित में से कौन सा मानक टिकाऊ खेती के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है? जो डिसाइड करेगा कि हाँ टिकाऊ खेती के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या पर्यावरण है, क्या सूचना प्रबंधन है, क्या आनुवांशिक विविधता है,
या ऊर्जा प्रबंधन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पर्यावरण। देखो मैं आपको बता दूं, जो टिकाऊ खेती है इसके लिए जो निर्धारण जो मानक हैं वो 3 हैं। एक तो है बालक दक्षता, और एक आपके क्या है समय है, और एक आपके क्या है तो पर्यावरण है। और इन तीनों में से एक ऑप्शन में आपको दिख रहा है पर्यावरण, इसका मतलब ये तीनों गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण हो जाएगा। और पर्यावरण से आप याद रखो कि पर्यावरण सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में। अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है, क्षेत्र समता पर जल की उपलब्धता होती है। अब क्षेत्र समता क्या होती है कई बार समझा चुका हूं। जो ऊपरी परत है इस पर जो जल की उपलब्धता है उसको क्षेत्र समता कहा जाता है। जस्ट इसके नीचे वाली को कहा जाता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। कहने का मतलब है स्थायी म्लानी बिंदु। और इन दोनों के बीच में जो जल होता है उसको कहा जाता है प्राप्य जल। आओ इधर देखते हैं, क्षेत्र समता पर जल की उपलब्धता मतलब बिल्कुल ऊपर जल की उपलब्धता कितनी होती है? 100%, 50%, 0% या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है ना यार, ऊपर पूछा जा रहा है तो यहां पर कितनी दक्षता होती है? 100% उपलब्धता होती है क्षेत्र समता पर। इसी को क्षेत्र समता कहा जाता है जहां ऊपरी जल भरा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था। अरे जाने कितनी बार एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर। गेहूं में 6 सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं होती है जो मैंने आपको वीट के अंदर पढ़ाई हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रांतिक अवस्था है वो कौन सी है? क्या फूल आते समय है, या सीड्स जड़ फूटान या जमने पर, या दूधिया अवस्था पर, या दाना पकते समय? राइट आंसर क्या होगा? सीड्स जड़ जमने पर। इसको CRI भी बोलते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन। इसमें क्या होता है, जो गेहूं की फसल है वो जड़ों को अच्छे तरीके से जमा लेती है। और ये अवस्था आती है कब? 21 दिन पर। बाकी से कितनी अवस्थाएं होती है? तो 6 अवस्थाएं होती है जो आपको पढ़नी है वीट के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक दृष्टि से किस विधि से सिंचाई निर्धारण सबसे सरल है? हम सिंचाई का निर्धारण किससे निर्धारित करते हैं? आओ देखो, पत्तियों का तापमान नापकर। क्या किसान पत्तियों का तापमान नापता है? या फसलों की क्रांतिक अवस्था को देखकर, या पत्तियों में जल विभव के आधार पर, या मृदा नमी मापकर? मृदा नमी किससे मापी जाती है? क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, टेंसोमीटर के द्वारा हम मापते हैं यहां। बट हमारा क्वेश्चन है सिंचाई निर्धारण का। तो सिंचाई का निर्धारण जो किया जाता है व्यवहारिक दृष्टि से, वो कौन सा है? फसलों को क्रांतिक अवस्था को देखकर। फसलों की क्रांतिक अवस्था को देखकर हम क्या करते हैं? सिंचाई का निर्धारण करते हैं कि हाँ हमारी फसल 21 दिन की हो गई है, जड़ें जमने लग गई है और हमें पानी पिलाना है। क्रांतिक अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें फसल को पानी चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ कंडीशन। अगर पानी नहीं पिलाया तो पौधा सूख जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से सिंचाई की सबसे कम दक्ष वाली विधि है? जिसमें कम दक्षता मतलब समझ रहे हो कि कहने का मतलब है, ऑप्शन से समझाता हूं अच्छे से। चौकेबार द्रोणी, बौछारी, या बूंद बूंद, या अनियमित आप्लावन। तो इस क्वेश्चन का मतलब कहने का मतलब है जिसमें जल काफी ज्यादा बर्बाद हो जाता है, जल की बचत बिल्कुल नहीं हो पाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? अनियमित आप्लावन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये होता है सबसे कम दक्ष। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, किस सिंचाई विधि का विकास इजराइल में हुआ है? एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, पुराने पेपर उठा के देखना आप। बूंद बूंद का, बौछारी का, या कुंड सिंचाई विधि का, या बॉर्डर पट्टी विधि का? तो राइट आंसर क्या होगा? बूंद बूंद सिंचाई जो विधि है इसका विकास इजराइल में हुआ है। और 1 घंटे में 1 से 8 लीटर प्रति हेक्टेयर क्या करता है? ये पानी को डिस्चार्ज करता है प्रति घंटे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस सिंचाई विधि में रास्ते में जल का आश्रय नहीं होता है? कहने का मतलब है रास्तों में जल का नुकसान बिल्कुल नहीं होता है। वो कौन सी विधि है? क्या बौछारी विधि है जिसको फव्वारा बोलते हैं, या स्प्रिंकलर मेथड बोलते हैं? क्या बॉर्डर पट्टी विधि है, या चौकेबार द्रोणी विधि है, या कुंड सिंचाई विधि है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौछारी जो विधि है इसमें रास्ते में जल का हाथ से नहीं होता है, क्योंकि पाइप के जरिए डायरेक्ट पानी जाता है। और जहां फव्वारा लगा होता है वहीं से पानी का क्या होता है? पानी डिस्चार्ज होता है, पानी निकलता है, और करीबन 1000 लीटर पर हार। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह सिंचाई विधि अधिक जल मांग वाली फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। अब आपको यह बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो अधिक जल मांग वाली फसलों के लिए उपयोगी नहीं है। कहने का मतलब है ऐसी फसलें जिनमें पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है उनमें उपयोगी बिल्कुल नहीं है,
ऑप्शन आपको बताना है, हेलो हेलो, थोड़ा माइक नीचे खिसक गया। ऑप्शन है क्या बॉर्डर पट्टी विधि है, क्या आपके चौकेबार द्रोणी विधि है, या कुंड विधि है, या बौछारी विधि है। क्या होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा आपके पास, क्या होगा, बौछारी विधि हो जाएगा। जो बौछारी विधि है ये अधिक जल मांग वाली फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बौछारी विधि का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, जहां उबड़ खाबड़ जमीन होती है या जहां पर पानी की काफी ज्यादा कमी होती है। सब्जियों वगैरह में हम क्या करते हैं, इस विधि को अपनाते हैं, बागवानी में हम इस विधि को अपनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बौछारी विधि। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, सरसों के तेल में किस खरपतवार की मिलावट से ड्रॉपसी रोग होता है। भाई सरसों के जो बीज होते हैं इनमें कौन से खरपतवार के बीज मिल जाने पर ड्रॉपसी नाम का रोग होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या अमरबेल, मोथा, प्याजी या सत्यानाशी। तो देखो सत्यानाशी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर सत्यानाशी के बीज सरसों में मिल गए तो जो तेल बनेगा उसकी वजह से कौन सा रोग होगा, ड्रॉपसी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शाकनाशी का उद्भव सर्वप्रथम हुआ है। स्टार लगा लेना, कई बार पूछा गया है। क्या 2,4-D है, या एट्राजिन है, या आइसोप्रोटीरोन है, या पेंडेमिथेलिन है। राइट आंसर क्या होगा, 2,4-D हो जाएगा। जो 2,4-D है ये क्या है, एक हार्मोन के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। 20 ppm से कम हार्मोन के रूप काम में लिया जाता है। 20 ppm से ज्यादा हम इसको किस में काम में लेते हैं, एज अ खरपतवारनाशी वीडिसाइड के तौर पे काम लेते हैं। और इसका विकास कब हुआ था, कहने का मतलब है उद्भव कब हुआ था, तो मैं आपको बता दूं सन 1945 के लगभग। कहीं कहीं अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, लेकिन उससे पहले इसका हो गया था 1941 1942, इस तरीके से आपको ऑप्शन में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस खरपतवार का प्रजनक वास्तविक विधि द्वारा होता है। कहने का मतलब है किस खरपतवार का जो हम प्रोपोगेशन करते हैं वो बिल्कुल प्रजनन, जो प्रजनन होता है वो वानस्पतिक विधि के द्वारा होता है, वनस्पति के द्वारा होता है। क्या वो बथुआ है, लहसुआ है, मोथा है, या काशनी है। राइट आंसर क्या होगा, मोथा हो जाएगा। मोथा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा जैव अभिकर्ता गाजर घास नियंत्रण हेतु काम में लिया जाता है। जैव अभिकर्ता का मतलब है कि ऐसा कौन सा कीट है जिसको हम गाजर घास के नियंत्रण के लिए काम में लेते हैं। गाजर घास एक कांग्रेस वीड खरपतवार है, एक तरीके का क्या है, खरपतवार। और इसके पास से अगर हम निकलते हैं तो त्वचा में कई तरीके की त्वचा संबंधी रोग भी होते हैं। चलिए, जाइकोग्रामा बाइकोलरेटा, या नियोचिटियाना ब्रूसी, या एगासिलस हाइग्रोफाइला, या काइटोफेगस सालाविनी। क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, जाइगोग्रामा बाइकोलरेटा। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, गाजर घास का नियंत्रण करते हैं जैव अभिकर्ता के तौर पे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शाकनाशी सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयुक्त है या काम लिया जाता है। स्टार लगा लेना। अभी सोयाबीन की फसल खेतों में हो रही है और आप लोगों को पता भी होगा, जो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि कौन सा खरपतवारनाशी हम काम में लेते हैं। ऑप्शन है, क्या एट्राजिन हम काम में लेते हैं, क्या आइसोप्रोटीरोन हम काम में लेते हैं, क्या सल्फोसल्फ्यूरोन हम काम में लेते हैं, या फिर इमाजेथापिर हम काम में लेते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, इमाजेथापिर के द्वारा हम क्या करते हैं, खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। किसमें, सोयाबीन के अंदर। आपने कई दवाइयों के नाम सुने होंगे, परशूट है, आयरस है, टकेला है, इस तरीके से कई सारी दवाइयां हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं जैसे कि एट्राजिन, तो एट्राजिन काम में लिया जाता है किसमें, मक्का व गन्ना में। इसके अलावा आइसोप्रोटीरोन पे स्टार लगा लेना, ये हम काम में लेते हैं गेहूं में, बट किसके लिए, सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार के लिए। जैसे कि क्या है, गेहूंसा है, गेहूंसा फेलेरिस माइनर, किसके लिए, गेहूंसा के लिए हम काम में लेते हैं। चौड़ी पत्ती वालों के लिए जैसे 2,4-D आप काम में ले लो, किसके लिए, जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं इनके लिए 2,4-D काम में ले लो। या फिर सल्फोसल्फ्यूरोन भी हम गेहूं की फसल में काम लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा खरपतवार द्विबीजपत्री है। क्या बताना है, द्विबीजपत्री खरपतवार आपको बताना है। साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है डायरेक्ट, इसका कॉमन नाम आपको मुझे इन चारों के कॉमन नाम कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ऑप्शन है, फेलेरिस माइनर, एविना फटवा, साइप्रस रोटेंडस, या एमरेंथस विरिडिस। तो क्या राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एमरेंथस विरिडिस। एमरेंथस विरिडिस हम बोलते हैं किसको, तो जंगली चौलाई को। किसको बोलते हैं बालक, जंगली चौलाई। और फेलेरिस माइनर गेहूं सा हो गया है।
फेलेरिस माइनर क्या हो गया, गेहूंसा, एविना फटवा, जंगली जई और साइप्रस रोटेंडस, इसका आपको मुझे कमेंट में बताना है। जब चीजें आप सर्च करोगे, किताबों में पढ़ोगे, ऐसा क्यों बोलता हूं मैं आपसे, इससे बेनिफिट आपको है। एक शब्द को ढूंढने के लिए 10 लाइनें नहीं आपको याद होगी, क्योंकि इतनी आसानी से तो मिलेगा नहीं भाई। इतने ज्यादा हम ये तो है नहीं कि हमने इतना पढ़ लिया, हमें सब पता है कि ये शब्द पेज नंबर इस पर लिखा हुआ है, इस वाली लाइन पे लिखा हुआ है, इसीलिए आप इनको ढूंढने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, कई सारी चीजें आपको याद होगी। और आई होप जो क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर इनमें से किसी में भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बता देना, आंसर दे दिया जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यार अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। अभी तो हम बात कर रहे हैं 12th एग्रोनॉमी की, इसके आगे मैं आपको 12th हॉर्टिकल्चर के भी सोल्व करवाऊंगा, 12th एनिमल के भी सोल्व करवाऊंगा, जिससे आपके 11th 12th के सारे एमसीक्यू सोल्व हो जाएंगे। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, आप ये याद रखना। इसीलिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखना और समझने की कोशिश करना। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात करने वाले हैं। हमारे देश में कुल शुद्ध कृषि कितना प्रतिशत क्षेत्र पर, कितने प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर आधारित है, यह पूछा जा रहा है। 48%, 58%, 40% या 60%? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 58% क्या है, वर्षा पर आधारित है हमारे देश में। अगला क्वेश्चन आता है, मृदा में नत्रजन स्थिरीकरण में सहायक फसल है। बहुत इजी क्वेश्चन है, गेहूं है, उड़द है, मक्का है, गन्ना है। तो आपको याद होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सी फसलें करती है, लेग्यूम क्रॉप करती है। कहने का मतलब है दलहनी फसलें करती है। अब यहां पर दलहनी फसल कौन सी है, तो सीधी सी बात है ना यार, कौन है, ब्लैक ग्राम है, उड़द है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भू परिष्करण का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो हम टिलेज करते हैं जमीन में, क्यों करते हैं भाई, उद्देश्य क्या है। क्या डायरेक्ट बुआई नहीं की जा सकती, की जा सकती है, क्यों करते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है मृदा की भौतिक दशा सुधारने के लिए, अच्छे से सोचना और समझना फिर आंसर देना, तुक्का मत लगाना। मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए, मिट्टी जैव अवशेषों को बढ़ाने के लिए, या खेतों में वायु संचार बढ़ाने के लिए क्यों करते हैं हम भू परिष्करण। इसका जो मुख्य रूप से राइट आंसर है वो क्या होगा, मृदा की भौतिक दशा को सुधारने के लिए। जैसे ही आपने उसकी भौतिक दशा सुधारी, बाकी ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। वायु संचार भी अच्छे से हो जाएगा, जल धारण क्षमता भी अच्छे तरीके से हो जाएगी, और जो अपशिष्ट जो पदार्थ है वो भी अच्छे से हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मृदा की भौतिक दशा सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, भू परिष्करण अपनाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सामान्यतया प्राथमिक भू परिष्करण किया जाता है। तो देखो आपने पढ़ा होगा टिलेज, भू परिष्करण ये दो प्रकार का होता है। एक तो बालक होता है प्राथमिक भू परिष्करण और एक होता है द्वितीयक भू परिष्करण। अब प्राथमिक क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है, आइए समझते हैं इन ऑप्शन के जरिए। सामान्यतः प्राथमिक भू परिष्करण किया जाता है बीज बुआई से पहले, बीज अंकुरण से पहले, बीज अंकुरण के बाद, या उपयुक्त नमी होने पर, या कटाई के बाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीज बुआई के पहले जो टिलेज या जो कृषि क्रियाएं हम करते हैं उनको प्राथमिक भू परिष्करण कहा जाता है। इसके अलावा बीज अंकुरण के बाद या फिर बीज बुआई के बाद, किसके बाद, बीज बुआई के बाद जो टिलेज किया जाता है उसको बोलते हैं क्या, द्वितीयक भू परिष्करण। बोलो याद रखोगे। जबकि प्राथमिक क्या है, बीज बुआई से पहले, सोविंग के पहले, बिफोर सोविंग। अगला क्वेश्चन है, गन्ने के खेत में चारों ओर सनई की फसल की कुछ पंक्तियों को बोना क्या कहलाता है। हम गन्ने के खेत में क्या करते हैं, आसपास सनई की फसल लगा देते हैं ताकि कीटों से इसका नियंत्रण किया जा सके। लेकिन इसको क्या कहा जाता है, क्या इसको मिश्रित फसल बोलेंगे, क्या इसको रक्षक फसलें बोलेंगे, फासले हैं फसलें पढ़ना इसको ना, क्या इसको सहचर फसलें बोलेंगे या सहायक फसलें बोलेंगे। फटाफट राइट आंसर दीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा जलपान कर लेता हूं, आप लोग भी जलपान कर लीजिए और अच्छे तरीके से सोचते और समझते हुए चलिए। क्या होगा, सोचा समझा, राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रक्षक फसलें। रक्षक फसलें ऐसी फसलें होती है जिसमें मुख्य बीच में हमारी मुख्य फसल है, इसके आसपास जो पंक्तियां अलग फसलों की बोई जाती है, इस फसल को बचाने के लिए ऐसी फसलों को रक्षक फसलें कहा जाता है। जैसा कि हम सोयाबीन में करते हैं, सपोज करो ये सोयाबीन है, आसपास क्या लगा देते हैं, मक्का लगा देते हैं।
इसके अलावा जैसे हमने यहाँ पर गन्ना लगाया और इधर क्या लगा दिया, सनई लगा दिया, तो ये क्या हो गई, रक्षक फसलें हो गई। मिश्रित फसलें क्या होती है, दो फसलों को मिक्सचर करके अच्छे तरीके से बो दिया जाता है। सहचर फसलें साथ में, इसके अलावा सहायक फसलें। सहचर और सहायक, इन दोनों में मेजर डिफरेंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जब मैं आपको फसलें पढ़ाऊंगा, फसलों के प्रकार पढ़ाऊंगा, उनमें आपको बताऊंगा। बाकी आपको ये ढूंढना है कि ये होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सीधी बुआई हेतु धान की उपयुक्त किस्म कौन सी है। आपने देखा होगा कि धान की पहले हम पौध तैयार करते हैं, उसके बाद में पौध को लगाते हैं 25-30 दिन के बाद में, लेकिन आजकल डायरेक्ट बुआई कर देते हैं। भाई पौध क्यों लगाते हैं, क्योंकि धान की फसल में खरपतवार ज्यादा उगते हैं, जल बढ़ने से खरपतवार नियंत्रित हो जाते हैं। लेकिन आजकल दवाइयों का प्रयोग होता है तो सीधी बुआई करने लग गए। लेकिन सीधी बुआई में कौन सी किस्म है जो अच्छी है, क्या रत्ना है, बाला है, BK79 है या फिर जया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाला हो जाएगा। बाला वाला सॉन्ग आपने सुना होगा, तो यहाँ बाला याद रखो कि सीधी बुआई के लिए धान की उपयुक्त किस्म है। 12th NCERT से उठाए गए सारे के सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मक्का का उत्पत्ति स्थान है, आंख बंद करके बताना है। भारत है, मैक्सिको है, जापान है, चीन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा। किसका, मेज का, कैसे याद करवाया था, ये देखो ये मेज है, म से मेज और एम से मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है, चेपा गुंदिया, यहाँ आधा ना आता है। चेपा गुंदिया मतलब होता है बालक अर्गट। अर्गट रोग आपने देखा होगा, चिपचिपा हो जाता है, इसमें गोंद जैसा पदार्थ। ठीक है, तो रोग से बचने हेतु बाजरा के बीजों को उपचारित किससे करते हैं, क्या थोरियम सल्फेट से करते हैं, या नमक के 20% घोल से करते हैं, या मैनकोजेब 2% के घोल से, या उपरोक्त सभी से। अच्छा, यहाँ थोरियम सल्फेट 1% काम में लेते हैं। अब बताओ राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा इसका नमक के 20% घोल से क्या करते हैं, उपचारित करते हैं। किसको, बाजरा के बीजों को। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, निम्न में से गेहूं की किस्म कौन सी है, क्या जया है, क्या CSH5 है, या राजकिरण है, या राज 3077 है। राइट आंसर क्या होगा, राज 3077। पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है ना यार, राज 3077। आगे बढ़ू, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, अरहर की शुद्ध फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा लेते हैं। 10 किलो प्रति हेक्टेयर, 15 किलो प्रति हेक्टेयर, 20 किलो प्रति हेक्टेयर, या 25 किलो प्रति हेक्टेयर। तो जो अरहर है इसके लिए 15 किलो प्रति हेक्टेयर शुद्ध बीज की मात्रा हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन, बायो 902, देखो अच्छे से पढ़ो, बायो 902 किस किस्म का दूसरा नाम है, क्या पूसा जय किसान का है, या वरुण का है, या क्रांति का है, या कृष्णा का है। राइट आंसर क्या होगा, पूसा जय किसान होगा, बायो 902। और एक किसकी किस्म है, तो बाड़ा के सरसों की किस्म है। किसकी किस्म है, सरसों मस्टर्ड। अगला क्वेश्चन, रिजके में अमरबेल नियंत्रण हेतु कौन सा शाकनाशी काम में लेते हैं, अमरबेल के नियंत्रण के लिए रिजके में। ठीक है, 2,4-D काम में लेंगे, पेंडेमिथिलिन काम में लेंगे, पेराक्वाट काम में लेंगे, या एट्राजिन काम में लेंगे। राइट आंसर क्या होगा, पेंडेमिथिलिन काम में लेते हैं। बाकी 2,4-D, एट्राजिन, पेराक्वाट मैंने आपको बता दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, गन्ने की बुआई हेतु, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। गन्ने की बुआई हेतु तने का कौन सा भाग बीज के रूप में काम लिया जाता है। भाई गन्ने में कोई बीज तो होता नहीं है, उसके जो टुकड़े होते हैं उन्हीं को हम बीज बोलते हैं, और उन्हीं को बुआई के लिए काम लेते हैं, जिनपे 1 आंख, 2 आंख, 3 आंख लगी होती है। 3 आंख वाला सबसे अच्छा गन्ना होता है। ठीक है, तो कौन सा, नीचे वाला, ऊपरी वाला। ऊपरी 1/3 भाग काम में लेंगे, या नीचे का 1/3 भाग काम में लेंगे, या मध्यम भाग काम में लेंगे, या इनमें से कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए ये क्या है, गन्ना है, तो कौन सा भाग काम में लेंगे बुआई के लिए, तो ऊपर का 1/3 वाला भाग हम काम में लेंगे, क्योंकि इसमें अंकुरित होने के सबसे ज्यादा गुण पाए जाते हैं, शर्करा अधिक होती है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊपरी 1/3 भाग हम काम में लेंगे। यहां से एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, गन्ने की सीड रेट बतानी है, वो भी 3 आंख वाले टुकड़ों की। कितने की, 3 आंख वाले टुकड़ों की। अच्छा, आपको मुझे ये वजन में भी बताना है, प्लस आपको मुझे संख्या में भी बताना है। बोलो बता दोगे, आंसर दे दोगे। आगे बढ़ू, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आलू की सुसुप्तावस्था दूर करने वाला रसायन कौन सा है। सुसुप्तावस्था मतलब डोरमेंसी, ऐसी अवस्था होती है जिसमें कोई भी फसल उगना बंद कर देती है, बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, ऐसी अवस्था को सुसुप्तावस्था कहा जाता है। इसको तोड़ने के लिए रसायनों का काम लिया जाता है, या बीजों को खुरच लिया जाता है, जिससे भी सुसुप्तावस्था या डोरमेंसी को क्रैक किया जा सकता है। यहाँ राइट आंसर क्या होगा बताइए, यूरिया के द्वारा, थायो यूरिया द्वारा, एगलॉल द्वारा, या एरिटोन द्वारा।
राइट आंसर हो जाएगा बालक, थायो यूरिया के द्वारा हम क्या करते हैं, आलू में सुसुप्त अवस्था को दूर करते हैं या तोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरी खाद के लिए सनई की बीज दर कितनी लेते हैं? ऑप्शन है आपके पास 90 से 100 किलो, 60 से 75 किलो, 50 से 60 या 40 से 45। राइट आंसर होगा 50 से 60 किलो। आपको याद रखना है किसके लिए, हरी खाद के लिए 50 से 60 किलो हम काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 49, जीरे में जीरी खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या काम लेते हैं? एट्राजिन, साइमाजिन, डाइक्वेट या फ्लूक्लोरेलिन? तो राइट आंसर क्या होगा, फ्लूक्लोरेलिन काम में लेते हैं किसके लिए, जीरी खरपतवार नियंत्रण को दूर करने के लिए। इसके अलावा बेसालिन भी हम काम में ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मेथी की किस्म कौन सी है? क्या RCR 20 है, या RMT 143 है, या RF 101 है, या RF 125 है? राइट आंसर होगा RMT 143 है। इसके अलावा RMT 1 भी है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? ग्राउंड नट, अरेकिस हाइपोजिया की बात कर रहा हूं। इसमें प्रोटीन परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है 10%, 15%, 20% या 27%। राइट आंसर होगा 27%। ऐसे तो एग्जैक्ट होती है 25.5 बटे, तो ऑप्शन में है ही नहीं। इस केस में हम क्या लगाएंगे, 27% लगाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये लास्ट क्वेश्चन है बाल को दो, ठीक है ना। टोटल जिसमें आपके एग्रोनॉमी 12th एग्रीकल्चर की जो बुक है उसमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे थे वो सारे के सारे मैंने इस बोर्ड पे सोल्व करवा दिए हैं। और हाँ, अगर इनमें से किसी क्वेश्चन में कोई गलती रह गई हो तो बिल्कुल अच्छे से कमेंट करके मुझे बता देना, आपको जवाब दे दिया जाएगा, अच्छे से समझा दिया जाएगा, ठीक है। और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, कमेंट करना, कमेंट में चाहे आप जय जवान जय किसान लिखना, या ये वीडियो आपको कैसा लगा या कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कई सारी चीजें जो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, लेकिन कमेंट जरूर किया करो यार। आपका जब कमेंट आता है ना तो सीधी सी बात है, जब मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं तो मुझे सच में दिल से बहुत अच्छा लगता है, क्या दिल से बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है आपके कमेंट पढ़ता हूं। तो इसलिए आप कमेंट जरूर करें, चाहे जय जवान जय किसान ही लिखे, आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर आपको करना है। अगला क्वेश्चन है, प्रताप जिसको C150 किस्म बोलते हैं, किसकी किस्म है? मूंगफली की है, तिल की है, मूंग की है, धान की है? तो किसकी किस्म है? सेसेमम इंडिकम की है, तिल की है। अगला क्वेश्चन, बरसीम के बीजों में कौन सी खरपतवार के बीज पाए जाते हैं जो बड़ी मुश्किल से अलग होते हैं, उसके जैसे ही दिखाई देते हैं? क्या हिरणखुरी के हैं, कासनी के हैं, या बथुआ के हैं, या अमरबेल के? अमरबेल तो रिचका में होता है। कासनी की बात करें तो कासनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर ये मिल जाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, जहरीला प्रभाव पड़ता है। कौन सा प्रभाव? जहरीला प्रभाव पड़ता है। तो ये आपको याद है। दोस्तों टोटल 53 क्वेश्चन थे और उम्मीद करता हूं कि 53 में से 53 आपके सही हुए होंगे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं जितने भी आपके सही हुए हो, चाहे 53 में से 25, 40, 45, 10, 2, 4, लेकिन कमेंट जरूर करें। और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को यार अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि मैं जल्दी जल्दी आपके लिए नए नए वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाता रहूं। हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।